So we are to start with Pakistan today. ठीक है। एक बार के उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मैं लास्ट क्लास में क्या करा। बच्चा ने स्टार्ट किया था कंपैरेटिव ओवरव्यू ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग टू कंट्रीज दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। हमने सबसे पहले बात करी कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जो है उन सबको इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंस मतलब दोनों कंट्रीज को, किसको, इंडिया को और पाकिस्तान को 1947 में मिला। और जो चाइना है वो पहले से ही, वो किसी के अंडर रूल में नहीं थी, बट उसने एक कह लो कि स्ट्रैटेजिकली जो अपनी पॉलिसीज है इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी, या कह लो कि एक बोर रेगुलराइज्ड देश बना जिसको हमने रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बनी थी 1949 में। फिर हमने बात करी कि इन तीनों देशों ने अपनी प्लानिंग जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इनिशिएट की। इंडिया ने 1990 1950 सॉरी 1951 से 1956 हमारे फर्स्ट प्लान थे। देन हमारे पास आया चाइना। चाइना ने 1953 में, वेरी गुड, एंड हमारा जो पाकिस्तान है 1956 में। यस। तो बच्चा उसके बाद हमने बात करी तीनों देशों में, सबसे पहले चाइना के बारे में। चाइना में हमने बात करी कि चाइना जो है वो बच्चा पहले कौन सा सबसे पहले हमने पढ़ी, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF, जो कि जिसके अंडर क्या था, दो बातें हुई थी। एक तो कम्यून सिस्टम था, और ऊपर से हम कहते थे बैकयार्ड में हर कोई अपने क्या करे, इंडस्ट्रीज ओपन करे। ठीक है। तो कितने कम्यून्स डेवलप हो गए थे? 26,000, 26,000 कम्यून्स वो डेवलप एट दैट टाइम। कम्यून का मतलब याद है ना, कि इकट्ठे मिलके कल्टीवेट करते थे लैंड सारे। फिर बच्चे सेकंड बात हमने करी कि माओ आया। ठीक है। माओ ने काम शुरू किया था 1965 में। 66 67 में हमारे पास ग्रेट पेट्रोलियम कल्चरल रेवोल्यूशन आई। ठीक है। जिसमें ये क्या कहा गया कि क्योंकि हमारा GLF बहुत बुरी तरीके से मिजरेबली फेल हो गया था, दो प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें। तो ड्रॉट, जिसमें 30 मिलियन पीपल डाइड because of the drought, and second, the Russians took away its professionals. So Mao thought that okay, even if the Russians are gone, लेट अस बिल्ड आवर ओन कंट्री। हमें खुद करना चाहिए, लेट्स डेवलप। तो उसने क्या किया, ही इनकरेज्ड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू विजिट कंट्री साइड, वहां पे काम सीखो और वहां पे काम करो। ठीक है। इससे धीरे धीरे जो है हमने कहा कि इसकी जो चाइना की प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, उसको हम कहां से ट्रेस कर सकते हैं, फ्रॉम द ईयर 1973। हमने कहा 1978, सॉरी 1978, जिसमें हमने ये बात करी कि रिफॉर्म्स जो हैं वो दो फेजेस में बांटे गए थे। पहले रिफॉर्म्स जो फेज था, दैट वाज सीन इन एग्रीकल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड योर सॉरी इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन दिस थिंग एक्सचेंज, यस। और सेकंड जो रिफॉर्म था, दैट वाज सीन इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर में फिर वही बात करी, क्या करी थी, कम्यून सिस्टम डेवलप से डेवलप किया उसने, वो अच्छा करने लग गया। और उसने कहा कि अपने लैंड्स को अच्छे से कल्टीवेट करो, बढ़िया काम करो। उसमें क्या था, इनकम तुम अपने पास रख सकते हो। पहले तो डिवाइड किया गया, लैंड दे दिया, एलोकेट कर दिया। उसमें कहा कि इनकम तुम अपने पास रखो, आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्स, व्हाटएवर द टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट, पे, एंड देन रेस्ट कीप द इनकम टू योरसेल्फ। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में दे सेड कि हमने क्या किया, उसको प्राइवेट लोगों को काम दिया। ठीक है, प्राइवेट लोगों के हाथ में काम दिया। और उसकी वजह से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब जो सरकारी दफ्तर थे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है फेस करना पड़ गया। कंपटीशन तो ऑब्वियसली वो भी बेटर हुए। फिर हमने बात करी कि हमारी SEZs हमने डेवलप किए, ठीक बात है। और डुअल प्राइसिंग की बात थी। डुअल प्राइसिंग में हमने कहा कि क्या होता है, दो तरीके से प्राइस सेट होते हैं, एक तो सरकार फिक्स करेगी, दूसरा मार्केट प्राइसेस है। सरकार जो है कुछ लिमिटेड गुड्स के लिए और उनकी क्वांटिटी फिक्स कर दी थी कि ये गुड्स हैं, इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है। उसके अलावा जितने भी गुड्स हैं और क्वांटिटी है वो मार्केट प्राइस पे ट्रेड होगी। और वो जो फिक्स करते थे प्राइस, वो किसके बीच में था, फॉर इनपुट आउटपुट ऑफ फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज। बस यहाँ फुल स्टॉप हो गया था। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया चाइना के बारे में। वन चाइल्ड मैंने कहा था आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। वो HDI इंडिकेटर्स में करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अब आई पाकिस्तान की बारी। ठीक है। सो पाकिस्तान के बारे में आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सबीरा एंड भव्या, मैंने वो जो नोट्स हैं वो आज जो मैं कल बात, उस लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, शॉर्ट नोट्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किए। सो नेक्स्ट क्लास में मुझसे वो ले लेना। सो हम पहले वो ही नोट्स को
देख रहे हैं ताकि हमें समझ आए इजिली। आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चे जो फ्रेमवर्क है इसका, पाकिस्तान का, ये भी वही 1956 में इन्होंने स्टार्ट किए थे। यस और नो रिफॉर्म्स? सो ये कह रहे हैं अर्ली अपना ये 1950 से 1970 के बीच में इनके रिफॉर्म्स थे। सबसे पहले तो इन्होंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इंडिया वाली बातें करी थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट बातें लर्न करनी है। इन्होंने कहा कि हम जो है इंपोर्ट्स पे रिलाई नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स बंद करो और अपने आप से गुड्स जो है डेवलप करो और अपनी कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस करो। ठीक है। सो फर्स्ट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो इन द लेट 1950s, लेट लिख रहे हैं ना, लेट मतलब वही हमें पता 1956 में, है ना, एंड 1960s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड a variety of regulated policies. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with direct import controls. पहली बात तो उसने कहा कि जितने भी कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स मतलब रोटी, कपड़ा, ये जो और खाने पीने की चीजें होती हैं, ये सारी क्या कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होती है? मशीनें। ठीक है, मशीनों पे नहीं कह रहे रोक टोक, कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग थी हम खुद करते थे सारी, और इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक थी। कैसे? टैक्स बहुत ज्यादा हाई थे। कस्टम ड्यूटी, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, एग्जिम पॉलिसी में बहुत हाई थी, जैसे इंडिया ने कर रखी थी। तो इस वजह से क्या था, इंपोर्ट्स नहीं कर पाते थे हम लोग। पहली चीज समझ गए, ऐसे पाकिस्तान भी नहीं कर पाता था। सेकंड, हमारे भारत में भी यही हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो यहाँ पे भी आई। ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स। वही बात है, जैसे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन है, बहुत बढ़िया काम किया एग्रीकल्चर एरिया में, वहां पे भी हुआ सेम। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, पैसे लगाए, जैसे यहाँ पे की सरकार ने किया था। वहां यहाँ की भी इकोनॉमी क्या थी, मिक्स्ड, और वहां की भी क्या थी, मिक्स्ड। ठीक है। Then finally led to the production of food grains and changed the agrarian structure dramatically. और उसके बाद क्या हुआ, फूड ग्रेन्स मतलब कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हुआ, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर में भी बढ़ोतरी स्टार्टिंग में पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी हुई। फिर बच्चे इन द अर्ली, ये भी लर्न करना पड़ेगा साल, इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? मतलब जितनी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो कौन मैनेज करता था, कौन ऑपरेट करता था, कौन ओन करता था, सरकार। नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट जब इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करके ओन करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। कौन से साल में? 1970। ठीक है। Many private sector banks and industrial units were brought under direct state control. तो जैसे हमारे यहाँ पे भी नेशनलाइज था सब कुछ ज्यादातर, वहां पे भी सेम बातें। पहली बात तो 1970s में क्या था, नेशनलाइज थे ज्यादातर सारे बैंक्स, और जितना भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया था वो किसके अंडर डायरेक्ट कंट्रोल के था, सरकार के। पहली बात समझ आ गई। नेक्स्ट, फिर इनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, जैसे इंडिया को भी रियलाइज हुआ ना, एलपीजी पॉलिसीज हमने 1991 में जब इनिशिएट की, इनको भी रियलाइज हो गया, लेकिन इनको थोड़ी जल्दी, इन्होंने हमसे पहले 1970 80 70 में शुरू किया इन्होंने, फिर इनको लगा कि नहीं ये फेल हो रही है, तो उन्होंने 80 तक ना क्या करा, प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, डी नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर? So Pakistan shifted its policy oriented in the late 1970s and 80s. Major thrust areas were denationalization and encouragement of public sector. तो उन्होंने अपने बैंक्स को क्या करना शुरू कर दिया, डी नेशनलाइज मतलब प्राइवेट बैंक्स खोलने शुरू कर दिए। हमने कब किए थे, 1969 में, याद है? सेक्टर जो बैंक्स थे हमारे वो कब डी नेशनलाइज हुए थे, 1969 में। ठीक है। यहाँ पे 70s, लेट 70s 80s में इन्होंने नेशनलाइज करना शुरू किया, और प्राइवेट सेक्टर को लेकिन इन्होंने कंट्रोल पहले देना शुरू कर दिया साथ में। ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्स इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव, लेकिन अब यहाँ पे क्या था ना, मेजरली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना वो आज तक लोन्स पे ही चलती है। तो इन्होंने फाइनेंशियल एड मतलब असिस्टेंस, हेल्थ लोन्स, या फिर कह लो चैरिटी डोनेशन जो है बाहर से मांगने शुरू करती है। Clear? So Pakistan also received financial support from Western nations and remittances from immigrants to Middle East. तो ये यूएई में जो इनके लोग आते जाते रहते थे तो वहां से भी पैसे बहुत आते थे, तो इनके फॉरेक्स का इन्फ्लो बहुत ज्यादा था। ठीक है।
फिर बच्चा, all this created a conducive climate for new investments. This helped the country in stimulated economic growth. तो इस टाइम पीरियड तक 80 तक 80 90 से पहले कह लो, पाकिस्तान ऑल्सो वॉज डूइंग वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब देखो, एक तो वो लोन ले लेते थे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से, दूसरा जो यूएई वाली साइड पे लोग आते जाते थे इनके इमिग्रेंट्स, वो पैसे बहुत ज्यादा भेजते थे अपने परिवारों को पाकिस्तान में। देखा ना, ज्यादातर अरब नेशंस हैं वो सारे, तो बच्चे पैसे भेजते रहते थे वो। सो उससे क्या हुआ, इनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी ग्रो करने लगी इस टाइम पीरियड। ठीक है, फिर 1988 रिफॉर्म्स हुए इनिशिएटेड इन द कंट्री, तो ऑफिशियली इन्होंने 1988 में अपने रिफॉर्म्स जो है 100% इनिशिएट करती थी। ठीक है, चलो अब आगे, समझ आया यहां तक? आओ बुक में थोड़ा सा नजर डलवा देती हूँ। पहली बात तो आपकी किताब में ये लिखा है कि पाकिस्तान ऑल्सो फॉलोड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है इसका भी बच्चे? मिक्स इकोनॉमी, बट हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, वहां पे क्या है, आर्मी बेस्ड है, मिलिटेंट। ठीक है, जैसे इनका चीफ कमांडर वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट वगैरह, तो इनकी, हाँ हाँ, हाँ वो कंट्रोल करते हैं, यस। यही मैं उस दिन बताने की कोशिश कर रही थी। तो बच्चा वहां, यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हमारे पास क्या है, आर्मी है, जो कि सारा कुछ रूल करती है। क्लियर? कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, वही प्राइवेट मतलब मिक्स इकोनॉमी है। इन द लेट 1950s 60s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी, ये मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुई। ठीक है, उसके बाद टैरिफ प्रोटेक्शन करी जिसमें कंज्यूमर गुड्स हम खुद करते थे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आई, यस, तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इससे एग्रीगेरियन इकोनॉमी हमारी बेटर हुई। 1970s में इन्होंने क्या करा, अपने बैंक्स को नेशनलाइज किया। फिर लेट 70s 80s में इन्होंने डीनेशनलाइज भी कर दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिली, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सॉरी लोन्स और जो रेमिटेंसेज है बाहर से, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा आते रहे। ठीक है बच्चे, इस वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही। फिर बच्चे 1988 में रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए, तो कह रहे हैं हैविंग स्टडीड अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, लेट अस नाउ कंपेयर इट विद इंडिया। तो अब हमने इंडिया तो पूरा पढ़ रखा है, बस अब क्या है, कंपैरिजन है। लर्न नहीं करना आगे का कुछ भी। सुन लो बहुत ध्यान से, मैं दोबारा से क्या बात बोल रही हूँ, कि आगे के जो स्टैटिस्टिक्स हैं तुम्हारी किताब में, नोट्स में, वो लर्न नहीं करने, रट्टा नहीं मारने, इतना परसेंट उतना परसेंट ना, वो चेंज होते रहते हैं। आपको सिर्फ एनालाइज करना आना चाहिए। आपको टेबल, सुन लेंगे, आपको टेबल गिवन होगा पेपर में, ये बोला जाएगा कि इस टेबल को एनालाइज करते हुए सिचुएशंस बताइए, तीनों का कंपैरेटिव ओवरव्यू दीजिए। तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि इनफैंट मोर्टालिटी का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है। ये बातें आपको मतलब पता होना चाहिए। लर्न नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं करने, वो पेपर में गिवन होते। ओके, जो मैंने अभी तक लर्न करने के लिए साल बोले, नंबर बोले हैं, 26,000 या 30 मिलियन, यस। 1988 अभी हमने पढ़ा, 1970s 80s ऐसे से पढ़ा ना, 1978 पढ़ा, तो ये मैंने लर्न करने हैं साल, जो मैंने अभी तक लर्न करने के लिए साथ साथ रिपीट किए हैं। बट क्या नहीं लर्न करना, आगे ये जो रिफॉर्म्स किया था, अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, या फिर आपकी इस वाली किताब में ह्यूमन करके ये हेडिंग है, ये देखो, डेमोग्राफिक है, सॉरी। ठीक है, डेमोग्राफिक है ये, फिर सेक्टर वाइज है, फिर एचडीआई वाइज है, तो इसमें कोई भी स्टेटिस्टिक लर्न नहीं करना है। ओनली ऑल यू शुड नो इज हाउ टू इंटरप्रेट द टेबल एंड राइट इट डाउन, सिंपल। मेजर थिंग इज ऑलरेडी बीन कवर्ड। नाउ इट्स जस्ट दैट कि हमारे को रीड करके एनालाइज करना आना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट फर्स्ट, पाकिस्तान को कंप्लीट करने दो। तो देखो, अब लर्न करना यहाँ से ज्यादा कन्वीनियंट है ना देन एनसीईआरटी की, जो मैंने आपको ये दिए नोट्स, ये थोड़े से देखो, पढ़ने थोड़े से मुश्किल लगते हैं, ड्रामे से लगते हैं, बट ये एक पेज पढ़ना ज्यादा इजी लगता है, और देख रहे हो इसमें इंफॉर्मेशन भी पूरी है, हाँ या नहीं? असेसमेंट रिफॉर्म्स कह रहे हैं कि स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान इन द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू वर्सनिंग ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। आज के बारे में बात करो जी, कह रहे जो, आगे हम और डिटेल में करेंगे,
कह रहे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है ना पाकिस्तान की बहुत मिजरेबली फेल हुई, इनको ढंग से इनिशिएट नहीं करने हैं। अब देखा जाए तो देखो इनकी एग्रीकल्चर भी बढ़िया चल रहा था। अब इसमें एक चीज नहीं लिखी, किताब में नहीं लिखी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि पहले ईस्ट पाकिस्तान नाम की एक चीज थी, याद है, जिसको आज के नाम पे हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। यस। सो बच्चे, जब बांग्लादेश वो स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एट दैट टाइम मेजर जूट इंडस्ट्रीज वर इन पाकिस्तान। हाँ, ये नहीं, कैश क्रॉप है ना जूट, तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बहुत बढ़िया थी, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही थी। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है ना, 1970s के आसपास, तो उस टाइम पे बच्चे पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी खराब, मतलब ये एग्रीकल्चर में भी गया, और आगे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में भी इसकी प्रॉब्लम आई। तो इसके रिफॉर्म्स जो है ना वो अच्छे से नहीं चल पाए। कारण क्या है, इनस्टेबल पॉलिटिकल पावर। इनका कोई भी आज तक जो भी सत्ता में रहा है इंसान, वो पूरी गद्दी पे नहीं बैठ पाया, पूरे 5 साल कोई भी गद्दी नहीं होल्ड कर पाया। उससे पहले ही सरकार हर बारी गिरी है। ठीक है, तो ठीक है। तो बच्चा, उस वजह से मेरी बात सुनो, इतनी इनस्टेबल इकोनॉमी में डू यू थिंक बाहर वाले इन्वेस्टमेंट करते होंगे? तभी जो उसका ग्रोथ है ना, वो रादर ग्रोथ नहीं है, वो नेगेटिव में डिक्लाइन ही हो रहा है। इट्स नॉट ग्रोइंग, इट्स रादर डिक्लाइनिंग। सो पहली बात तो ये बात बोली। दूसरा, कंपेयर टू 1980s द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव नॉट येट इम्प्रूव। कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं सेक्टर वाइज भी। क्या हम कहेंगे एग्रीकल्चर ने बढ़िया, क्या इन मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा गया, टर्शरी कोई भी नहीं अच्छा करा। नेक्स्ट, ऑफिशियल डाटा ऑफ पाकिस्तान इंडिकेट्स राइजिंग पॉवर्टी। अभी भी सुना है आपने, न्यूज में भी आता है, कितना रीलों में भी आता है कि क्या है, पाकिस्तान के लोग जो है कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, हमें पाकिस्तान से निकालो। सुना है? यस, ऐसी बातें सुनते ही रहते हैं। बट वाई? बिकॉज बहुत ज्यादा गरीबी है वहां पे। ठीक है। The proportion of poor in the 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s and started rising again in the recent decades. तो उन 1960s में 40% तक थी, फिर 80s तक कम तो हुई, 15% कम हुई 25 पे, बट अब दोबारा से इंक्रीज ही हो रही है। इट्स एवर इंक्रीजिंग ओनली, इट्स नॉट फॉलिंग। सो ये मोर पॉवर्टी इज अ गुड साइन और इट्स अ बैड साइन? गुड। गरीबी बैड साइन। तो गरीबी अगर बचे देश में आ रही है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। पहले 40 से 25 हुआ, दैट वाज अ गुड थिंग, बट अब वो और डिक्लाइन, और ज्यादा राइज हो रही है पॉवर्टी, सो इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। ठीक है। सो रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ रेट या स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ, नंबर वन, एग्रीकल्चर ग्रोथ बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने चाइना, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन H5V सीड्स यूज किए, बट वो इतने तरीके से सरकार ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चे ये जो इनकी एग्रीकल्चर जो है वो भी हार्वेस्ट पे ही डिपेंडेंट थी, नॉट ऑन H5V। ठीक है, ज्यादा साथ नहीं दिया सरकार ने। सो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज। व्हेन देयर वाज गुड हार्वेस्ट द इकोनॉमी वाज इन गुड कंडीशन, लेकिन जब नई हार्वेस्ट अच्छी थी तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं था, तो नेगेटिव। क्लियर? नंबर वन, H5V इन्होंने करे, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, पर सरकार है जैसे भारत की सरकार ने तो अभी तक बहुत सालों तक सब्सिडीज दी H5V के लिए, यस और नो? बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज कराई, इन्होंने कराई। Second, unreliable sources of foreign exchange earnings, but majorly the remittances came from Middle East, yes, and exports of highly volatile agriculture products. लेकिन अब वो भी जो है पक्का नहीं है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो एक पक्का काम नहीं है, पक्का धंधा नहीं है, कभी चल रहा है कभी मंदा है, तो वो भी ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है। लास्ट, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन लोन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अभी भी देखो, अभी जब इंडिया पाकिस्तान की वो प्रोटोटाइप वॉर थी, उस टाइम पे भी क्या हुआ, इन्होंने लोन मांगा IMF से, चाहे वो लोन क्या है, अगेंस्ट देयर ओन रेमिटेंसेस है, बट ले तो रहे हैं ना, अपना फॉरेक्स ही तो कम कर रहे हैं, है कि नहीं है? सो अगेन, पहले आगे लोन है और लोन ले रहे हैं ब्याज पे ब्याज, तो और इनका डूबना ही है इन्होंने। So due to heavy debt burden, it faced increasing difficulty in making interest payments and paying back the loans.
However, during the period 1915-20, Pakistan has recovered its economic growth and many macroeconomic indicators have also shown a stable and positive trend. But post the pandemic and severe floods in 2022, the economy of Pakistan is verge of collapse. 15 से 20 में कह रहे फिर भी थोड़ा बहुत उठनी शुरू हुई थी इकोनॉमी, लेकिन अब दोबारा से पैंडेमिक के बाद गिर ही गई है। इसी कोई दिक्कत? अब आगे का जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया टेबल बेस्ड है, ठीक है। सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, यहीं से करेंगे एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। सो सबीरा एंड भव्या क्लियर है बच्चे? यस मैम। डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक मींस डेमोग्राफी क्या होती है? पॉपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो बच्चा, पॉपुलेशन 2022, अब कोई भी साल हो सकता है जी टेबल में, 2017 हो सकता है, 2015 हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है, टेंशन नहीं लेनी, जो भी पेपर में टेबल गिवन होगा उस हिसाब से हम कर देंगे बातें। लेकिन हमें पता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द इंटायर वर्ल्ड टुडे इज इंडिया, सेकंड इज चाइना, ठीक है। पाकिस्तान इतनी ज्यादा नहीं है, उधर बहुत कम आबादी है, ठीक है। सो बच्चा पहला, और दूसरी बात है चाइना का, अगर आप मैप, वर्ल्ड मैप में चाइना की जगह देखो तो वो भारत से बड़ी है। एक तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, जगह कम है। चाइना में जगह ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो क्या है? लेस पॉपुलेटेड है देन इंडिया। और पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन वैसे नहीं, जगह ठीक है वहां पे लेकिन लोग इतने हैं ही नहीं, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन इन मिलियन 2022, बच्चे चाइना 1450, इंडिया 1400, पाकिस्तान 230। नाउ अब क्वेश्चन आएगा, मैम पाकिस्तान सॉरी इंडिया की तो कम है 1400। अरे भाई स्क्वायर मीटर के हिसाब से होगी ना, जगह पर स्क्वायर, कि कितनी जगह में हम रह रहे हैं। तो अब देखो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, चाइना में 1450 अगर लोग हैं तो वो 150 की जगह में रह रहे हैं, सॉरी 150 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 150 लोग रह रहे हैं। इंडिया में उसी उतने ही पीस ऑफ लैंड में एक स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 450, 450, 450, ऑलमोस्ट ट्रिपल। अगर एक वहां पे एक बंदा एक कमरे में रहे तो वहां यहाँ पे 3 बंदे एक कमरे में रह रहे हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, पाकिस्तान देख रहे हैं एवरेज से है 275, ठीक है। पॉपुलेशन भी देखो कितनी कम है इनकी। फिर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बच्चे चाइना में 0.5%। अब 0.5 ये नहीं है कि आधा बच्चा पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी है, सो ऑब्वियसली जो है बहुत सारे पेरेंट्स हैं आजकल के टाइम में, इवन दे डोंट प्रेफर हैविंग अ बेबी आल्सो, राइट। तो ये कहने का मतलब अगर पॉइंट्स में अगर 3.5 है, 2.5 है, 1 पॉइंट समथिंग है, सो दैट डजंट मीन के प्रोपोर्शंस ऑफ बेबी, इट मींस ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो 0 से 1 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1%, और पाकिस्तान में हर इंसान के पास कम से कम कह रहे हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। पुराने टेबल दिखाऊंगी ना तो उसमें ऐसा है 1.5, चाइना क्या है, इंडिया का 3 पॉइंट समथिंग है, और नहीं सॉरी इंडिया का 2 पॉइंट समथिंग है और पाकिस्तान का 3.75 ऐसे करके है कुछ। तो इसका था पाकिस्तान में 3 से 4 बच्चे पैदा कर रही है एक औरत, इंडिया में 1 से 2, 2 के आसपास, और चाइना में 1 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन सेक्स रेशियो, दैट मीन्स पर 1000 मेन, ठीक है। मतलब 1000 अगर पुरुष हैं तो औरतें कितनी हैं, ठीक है। तो चाइना में 1000 के अगेंस्ट 950 वुमेन है। इंडिया में सबसे बुरा हाल है 925। वाई? बिकॉज फीमेल इनफिटिसाइज बहुत ज्यादा, जैसे और बच्चे लड़कियां पैदा होती है मार दिया जाता है। और बच्चे कोई लोग देखते हो आप खुश भी नहीं होते पढ़े लिखे भी, पर चलो आजकल तो फिर भी बहुत जमाना बदल गया, काफी चेंजेस हैं। मतलब लाइक व्हेन आई सी पीपल ऑफ माई एज, दे आर हैप्पी हैविंग अ डॉटर। हम लोग अगर हमारे घर में होती है, पहले थोड़े से घर वाले होते थे ऐसे, राइट, सुना भी होगा देखा भी होगा। बच्चे पाकिस्तान फिर भी इस चीज में हमसे बेटर है, उनके पास 945 ऑन एन एवरेज पर 1000 विमेन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हाल भारत का है। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है बच्चे कि एक औरत जो कि फर्टाइल एज में है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, उसकी एक एज होती है, ठीक है। सो उस एज से, उस एज में वो कितने बच्चे अप्रोक्सीमेटली पैदा कर रही है, ठीक है। तो
चाइना में 1.7 बच्चे के आसपास पैदा कर देती, मतलब 1 से 2 बच्चा पैदा कर लेती रिप्रोडक्टिव एज में। भारत में 2.2, मतलब वही है, 2 बच्चे, 2-3 मुश्किल से, ज्यादातर 2। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, मैंने बताया भी था 3.75 करके कुछ एक एवरेज है। सो दैट इज फर्टिलिटी, दैट मीन्स पाकिस्तान में ज्यादातर बच्चे और औरतें मतलब अपनी फर्टिलिटी एज में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है। ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बन एरिया कितना है, दैट मीन्स डेवलप्ड कितना है, कितना विलेज वाला एरिया कितना कम है, रूरल एरियाज कहाँ पे कम है। तो अर्बनाइजेशन मीन्स सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरिया कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। सो सबसे ज्यादा 60% तक देखो, मोर देन हाफ, कितना बढ़िया, कहाँ है? चाइना में। इंडिया में उससे 34 है, मतलब हमारे यहाँ पे विलेजेस काफी हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा बेटर है, उसमें फिर भी 37 है। ओके। चलो आगे। तो लर्न है, इसमें कुछ नहीं करना, पर क्या पढ़ के आप लिख सकते हैं। तो लिखना कैसे है वो नीचे बताया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, ये ऐसा टेबल आपको गिवन होगा पेपर में। ठीक है। अब आपको कहेंगे कि आप कमेंट करो ऑन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, तो कमेंट कर दो देख के। पहली चीज, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल, है ना, कंपैरेटिवली, एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ इंडिया और चाइना, देख रहे हैं? हाँ या नहीं? ऑलमोस्ट ना। यस और नो गाइस? तो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन अमंग द थ्री, द डेंसिटी इज द लोएस्ट, देख रहे हैं डेंसिटी कितनी है, सबसे कम है 150 बंदा एक स्क्वायर पीस में, 150 बंदा रह रहा है चाइना में। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है 450, पाकिस्तान में बीच का ही है 275। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, देख रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये देख रहे हैं ना, पॉपुलेशन यहां से भी देख सकते हो, ग्रोथ रेट 2%। ठीक है। Then sex ratio is lowest and bias against female in all the three countries. Scholars cite son preference prevailing in all the three with no reasons. हाँ या नहीं? सॉरी, विद मतलब एज अ रीजन। कह रहे कि रीजन क्या है कि लड़का जो है हम प्रेफर करते हैं कि हाँ लड़का हुआ तो जश्न बनाइए, तो वो है, बट इंडिया में सबसे बुरा हाल है। नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। ठीक है। सो तो नहीं रहे। Urbanization is 60% in China and 34% of people in urban area, which is lower, जो कि पाकिस्तान में 37 है, इंडिया में सबसे कम है 34। श्योर। चलो आगे। Now this is your one child norm, mark it important. This is asked very frequently, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, ठीक है, या वन मार्कर में आ सकता है किसी भी तरीके से। तो पहले तो साल याद करेंगे, 1970, 1970s। ठीक है। इन द लेट 1970s वन चाइल्ड नॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। इसका रीजन क्या था? मेजर रीजन वॉज हाई पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ठीक है। उसके बाद इट्स इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन मतलब रिजल्ट क्या है, इसके साथ क्या हुआ, इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है कह रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो है इनिशिएट किए गए थे चाइना में। और इससे क्या हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या है कि हमारे पास लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आ गई। ठीक है। सेकेंड, दिस मेजर लेड टू अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो। ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा और ज्यादा मेन एंड वुमेन का गैप बढ़ रहा है। ठीक है। नहीं सॉरी, कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही बच्चा करना है, मेरी बात सुनो, लड़का हुआ लड़की हुई, कोई और क्यों करेगा? हो गया ना, बस अब जो हो गया। लास्ट, इन चाइना आफ्टर अ फ्यू डिकेट्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल देन यंगर। ऑब्वियसली अगर नए बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, बुढ़े बुढ़े रह जाएंगे ना फिर तो। हाँ या नहीं? तो ये बात कर रहे हैं, कह रहे क्या रिजल्ट्स है, इम्प्लीकेशन मतलब व्हाट आर द रिजल्ट्स, आउटकम्स। क्लियर? चलो। तो एक तो साल याद करना है, क्या है, लेट 1970s। पास तो नहीं लग रहा। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट चाइना ऑल्सो अलाउड कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रन। तो आप कह रहे हैं अब इसकी वजह से, अब इस टाइम पे चाइना ने कह दिया कि अगर आपने 2 बच्चे पैदा करने हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट कम होगी तो क्या होगा, चाइना अपने आप में एक्सटेंड हो जाएगा, कोई और उसको इन्वेड करके उसको ले लेगा, कब्जा कर लेगा। यस और नो? इस वजह से, और बुढ़े बुढ़े रह जाएंगे, जवान ही नहीं होंगे, तो फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? क्लियर? यहां तक पक्का है? तो आगे चलेंगे, क्योंकि एचडीआई इंडिकेटर्स हैं फिर। देखो अब ये साल यहाँ पे लग गया ना।
देखेंगे यहाँ पे साल 1718 है ना। ठीक है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बातें वही है, सेम टू सेम कहानी है। सो कैन आई स्किप और यू वांट मी टू रीड लाइन बाय लाइन यहाँ से, बुक से? पीयूष, पक्का ना? बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट दैट टेबल डिफरेंट इज गिवन एंड उसके अकॉर्डिंगली ये इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। चलो आगे। नेक्स्ट इज जीडीपी एंड सेक्टर्स, वो भी मैं यहीं से करा रही हूँ, नोट से ही। सो बच्चे जीडीपी एंड सेक्टर से पहले, सॉरी यहाँ पे एच डी आई है, तो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बता रही हूँ, और ज्यादातर क्वेश्चन एच डी आई में से आते हैं। जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है ना भविष्य, वो एच डी आई में से आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। सो एच डी आई की वैल्यू पॉइंट है, 0.65, 0.75, 0.55, जिसमें मैं आपको मतलब बता देती हूँ ये है क्या। इसको 0 पॉइंट कर लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना। सो 1 इज द हाइएस्ट एंड 0 इज द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है जी। तो अब आप बताओ सबसे बेस्ट कौन कर रहा है ना, दिख रहा है, और सबसे पुअर पाकिस्तान कर रहा है। श्योर है? सो बच्चे एच डी आई मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट, हमने बात करी नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूरा, उसमें सिर्फ वो ही नहीं, एजुकेशन और हेल्थ ही नहीं, रेदर इन्फेंट मोर्टालिटी, मिटर्नल हेल्थ, उसके अलावा लिटरेसी, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, पॉवर्टी वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो मतलब कितना अच्छा है एक इंसान का रहने का, आसपास का, वो कह लो नरिशमेंट कैसे मिल रही है, सारी एचडीआई में आते हैं। तो बेस्ट कहाँ पे है? चाइना में है 0.75, और वर्स्ट कहाँ है? पाकिस्तान में है। एचडीआई रैंक्स दिए होते हैं, मतलब ये सारी वर्ल्ड की कंट्रीज के रैंक दिए हुए हैं कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। तो चाइना एच डी आई मतलब ह्यूमन के हिसाब से, जो जिसको सारी फैसिलिटी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, तो कौन से रैंक पे? 85। और मतलब जो भी रैंक अब आपको टेबल में गिवन होगा वही लिखेंगे। भारत 129 पे है और पाकिस्तान 152 पे है, तो अगेन पाकिस्तान लीस्ट है। देख रहे हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना जीता है, तो भारत में 69 ईयर्स ही है ना, हर जगह आप देखते हो। चाइना में ज्यादा रहते हैं 77, और पाकिस्तान में सबसे कम 67। ठीक है, अगेन हाईएस्ट चाइना बढ़िया, लोएस्ट पाकिस्तान। जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, मतलब कि जीडीपी तो समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड, मतलब डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जब मैं कर देती हूँ, तो जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगा इन यूएसडीज, क्योंकि हमने बात करी थी कि सबसे ज्यादा जो रिनाउंड या हर चीज में जिसमें एक्सप्रेस हुई होती है हमारी करेंसी, जब हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं, तो वो कौन सा करेंसी होता है? यूएस डॉलर्स। सो बच्चे इसको वो भी कह देते हैं परचेज पार पैरिटी, पीपीपी। ठीक है, परचेजिंग पार पैरिटी। ओके, तो तब भी डरना नहीं है। सो हाईएस्ट ऑब्वियसली 16 के, चाइना में, अमीर है वो हमसे, बिल्कुल है। थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना। अब थर्ड इंडिया हो गया। यस, अभी रिसेंट, अभी वॉर के आसपास देखा था। फिर जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया इज 7K एंड पाकिस्तान इज द लोएस्ट 5K। देन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, चाइना में सिर्फ मात्र 7%, 7% आउट ऑफ 100, ओनली 7 पीपल आर बिलो पॉवर्टी। वेर एज इन इंडिया देर आर 60, मतलब सिर्फ 40 जो है जो अबव पॉवर्टी लाइन है, 60 बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। एंड पाकिस्तान में 45, यहाँ पे हम पाकिस्तान से पीछे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है ना। देख रहे हैं? ओके। देन maternal mortality per 1 लाख बर्थ्स, दैट मीन्स एक औरत जब बच्चे को पैदा कर रही है, तो पैदा करते करते जब माँ की मौत हो जाती है, उसको मेटर्नल मोर्टालिटी बोलते हैं। तो 1 लाख औरतों में भारत में 130 औरतें बच्चे को पैदा करते करते मर जाती है। यहाँ पे चाइना में 30, एंड पाकिस्तान इसमें फिर पीछे है 140। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ 1 लाख 130 women in India die at the time of giving birth to a baby, 30 in China and 140 in Pakistan. Infant mortality per 1000 live births, that means 1 साल से छोटी उम्र का बच्चा जब मर जाता है,
ठीक है, 1 साल से छोटी उम्र का बच्चा जब मर जाता है तो उसको इन्फैंट मोर्टालिटी बोलते हैं। रेट जब वो 1000 पर चाइल्ड हम चेक करते हैं। मेटर्नल कितने में कर रहे हैं, 1 लाख, और चाइल्ड कितने में कर रहे हैं, 1000। यस। सो सबसे कम चाइना में मरते हैं 7। ठीक है, 1000 बच्चों में सिर्फ 7 बच्चा मरता है। भारत में 1000 में से 30 मरता है, और पाकिस्तान में 16 मर जाते हैं। ठीक है। सो चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर मेनी इनकम इंडिकेटर्स। तो देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट ऑब्वियसली बेस्ट कौन चल रहा है, पाकिस्तान। बिल्कुल, तो सही, चाइना, सॉरी, चाइना। यस। और मोस्टली पाकिस्तान सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। सो बच्चा ये लिखा हुआ है, चाहे वो जीडीपी बोल दो, चाहे पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बोल दो, हेल्थ इंडिकेटर बोल दो, मोर्टालिटी, ये वो, सैनिटेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माल नरिशमेंट क्या होता है, माल नरिशमेंट क्या होता है, हाँ भुखमरी। जब बच्चे बहुत ज्यादा, आपने देखा है कि औरत या बच्चा जब बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, तो मर भी जाते हैं वो भूख से। ठीक है, और बहुत उनके अंदर डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ खाना ना खाने के, तो दैट इज माल नरिशमेंट। So India and China, India and Pakistan, I'm sorry. China and Pakistan are ahead of India in reducing proportion of people below poverty line. इसी में तो पाकिस्तान बस से आगे है, आए नहीं। पॉवर्टी में उनके लोग कम है, हमारे ज्यादा है। ठीक है। And, and also performance in sanitation, China has a smaller share of poor। ठीक है ना। फिर लिबर्टी इंडिकेटर्स, यहाँ पे कह रहे हैं अब लिबर्टी इंडिकेटर्स में क्या क्या आएगा, एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो अब ये बात करें लिबर्टी, लिबर्टी मतलब छूट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब कि जहां पे एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू इट्स सिटीजन। तो तीनों कंट्रीज में से मुझे बताओ सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन चाइना की डेमोक्रेटिक है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मतलब अगर कोई भी यहाँ पे केस लड़ने कितने कितने साल चलते रहते हैं, हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, कितने ज्यादा लॉयर्स जज को, तब जाके कोई फैसला जो है सुनाया जाता है। लेकिन चाइना में सरकार ही लड़ती है अच्छाई के लिए। लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड लॉ ऑफ रूल। ठीक है, तो यही बात है दोनों केसेस में, विच वन इज मच बेटर। ठीक है, these indicators are not considered while measuring HDI. Without including these, the constitution of HDI may be said to be incomplete and its usefulness is limited। कह रही है लिबर्टी इंडिकेटर्स ना हम इंक्लूड नहीं करते, ये पेपर में मत लिखे ना, वैसे बता रहे कि जब हम HDI निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम लिबर्टी इंडिकेटर्स को भूल जाते हैं। पर क्या ये एक वेल बीइंग के लिए अच्छा है? यस, बिल्कुल है कि नहीं है। अगर एक ऐसी कंट्री सोचो जहां पे तुम्हारे को फाइल जो है तुम्हारी घूमे जा रही है, डेट्स पे डेट्स पड़ी जा रही है, क्राइम्स बहुत ज्यादा है, और लॉ जो है वो तुमसे पैसा ले रहा है तुम्हारे साथ ही अच्छा करने के लिए या तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। सो डोंट यू थिंक दैट्स नॉट वेरी गुड। बट अब ऐसी कंट्री देखो जहां पे लॉ तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हारे को हर तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है, राइट्स दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो नेचर ज्यादा अच्छा है। तो चाइना हमसे बहुत अहेड है उन सब चीजों। ठीक है, उसके बाद बच्चा, लिबर्टी इंडिकेटर्स आर कंसिडर्ड इंडिया वुड रैंक मच हायर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर इफ दिस इज सेड तो चाइना से भी ऊपर है, मे बी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल है, वहां पे मे बी थोड़ा सा क्या है, एक हाथ में ही पावर है, इस वजह से। बट अदरवाइज ये जो लॉज है हमारे यहाँ पे, मे बी वो यहाँ पे, अब देखो चाइना में अभी आई विल हैव टू ऑब्वियसली लुक लुक इनटू इट, एक बारी मैं इसमें चेक कर लूंगी कि कैसे है वहां पे लॉज। ठीक है, तो कह रहे प्रोटेक्शन के लिए अगर ऐसा अब ये बोल रहे देर सेइंग, देन ऑब्वियसली इंडिया इज डूइंग मच बेटर, बट आई विल स्टिल क्रॉस चेक। ओके, चलो आगे। यहां तक कोई परेशानी दिक्कत? जीडीपी एंड सेक्टर्स, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो बच्चे सेक्टोरल कॉम्पोजिशन मींस तीनों सेक्टर्स हैं, कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, उनमें से उनमें कितने कितने लोग एंगेज्ड हैं, पहली बात।
और वहां से कितने कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कितने कितने लोग इंगेज्ड हैं और कितने कितने पैसे आ रहे हैं। ओके, समझ आई, क्वेश्चन समझ आया। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, कौन से सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन क्या उतनी ही रिटर्न आ रही है हमें वहां से, क्या उतनी ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसकी, नहीं है, ठीक है। सो बच्चे, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी, इंडिया इज एट दिस, इट मस्ट हैव चेंज्ड अभी, अभी जो रिसेंट है, इंडिया भी एक थर्ड रैंक पे आ गया है। पाकिस्तान जीडीपी देख रहे हैं कम है, बहुत ही कम है। देखो ये 22.5 है, इंडिया का अभी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 9.03 है, पाकिस्तान का 0.94 है। यू डोंट हैव टू लर्न, जस्ट लुक, ठीक है। पाकिस्तान जीडीपी इज अबाउट 11% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो इंडिया का जीडीपी अगर 9.03 है, पाकिस्तान का 0.94 है, तो 10-11% ही है ना, कह रहे सिर्फ। इंडिया जीडीपी इज अबाउट 41% ऑफ चाइना, तो ये डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा होगा, 41, ठीक है। इन द 80s पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया, मैंने बताया था वही, 70s 80s में पाकिस्तान वॉज डूइंग मच बेटर, बट 88 के बाद से वो डाउनफॉल ही देख रहे हैं, ठीक है। चाइना वॉज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वॉज एट द बॉटम। तो पाकिस्तान कह रहे ग्रो कर रहा था, और चाइना जो है मतलब 10+, डबल डिजिट समझ रहे हैं ना, के 9 से ऊपर, ठीक है, डिजिट्स पे था। और जो इंडिया है वो लोएस्ट पे था, सबसे गंदा हम ही परफॉर्म कर रहे थे। बट इन 2015-17 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पाकिस्तान एंड चाइनाज ग्रोथ रेट, चाइना का भी ग्रोथ रेट कम हो गया है। पहले वो 10-10-10% से ग्रो कर रहा था, अब वो कम से ग्रो कर रहा है, 5% 4% ऐसा कुछ रेट, ठीक है। Whereas India has a moderate increase in growth rate, तो हमारा हर साल अगर 5% इंक्रीज हो रहा है तो हर साल 5-6% ही इंक्रीज हो रहा है। ओके गाइस, तो कौन सा बेटर होता है, स्टेडी इंक्रीज, यस और नो, के स्टेबल के कुछ हो ही ना, ग्रो ही ना हो, ये जो डिक्लाइन हो रहा है। तीन ऑप्शंस है, या तो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, या फिर एक ही जगह पे मर रहे हो, या फिर गिर रहे हो, क्या बेटर है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो भारत जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है 2015 के बाद से। ओके, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, बच्चे अब ये ध्यान देंगे प्लीज, ऊपर आइज, फोन बंद कर दो, कहाँ है, तो देख के रहो नीचे, ऊपर देखो, बुक्स ऊपर है। तो चाइना में बच्चे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, चाइना में 26% लोग कहाँ पे एंगेज है, एग्रीकल्चर में, और उससे कितनी आ रही है ग्रोथ, 7%। इंडस्ट्रीज में 28% है, 41% ग्रोथ रेट आ रही है, ठीक है। और सर्विस में 46% लोग हैं और 52% आ रही है। तो देख रहे हैं बढ़िया है ना इनका काम, इन्होंने अपने ज्यादातर लोग किस में एंगेज कर रखे हैं, सर्विस में, और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी वहीं से आ रही है ना। सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं, इंडस्ट्री में, और वहां पे ही ग्रोथ रेट सेकेंड हाईएस्ट है। सबसे कम एग्रीकल्चर में डाल रखे हैं, तो सबसे कम जीडीपी भी वहीं से आ रहा है। तो इनका बेस्ट दिख रहा है ना हमें, कि इन्होंने अच्छे से अपनी मैन पावर को यूज किया हुआ है, हाँ या नहीं। अब भारत पे आ जाइए, हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में, और कितना सिर्फ ग्रोथ आ रही है, 16% कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में 25% लोग हैं, बट देखो ग्रोथ रेट इसका आधा बंदा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसकी डबल ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट हमारे को यहां से मिल रही है, गड़बड़ है। इसका तो हमारे को ज्यादा लोग कहाँ लगाने चाहिए, इंडस्ट्रीज में, ठीक बात है उर्वी, लास्ट आओ। थोड़े से चलो ठीक है, 32 के आसपास हमने कर रखी थी, लेकिन देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां से आ रही है, सो दैट मीन्स इंडिया की सरकार को मैक्सिमम लोग सेकेंडरी और टर्शरी में लगाने चाहिए, rather than एग्रीकल्चर। Now, what is the reason behind more population engagement and low GDP contribution? कोई बता सकता है, सबीरा भव्या, if you want, आई एम आस्किंग। भारत है, भारत में 43%, 43% लोग, 100 में से 43 पीपल आर वर्किंग ओनली इन एग्रीकल्चर, बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओनली 16% टू द जीडीपी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और
ग्रोथ रेट इतना कम है उधर से। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा एंगेज होने का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, सो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। सो रीजन क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जितने लोग चाहिए नहीं है ना, उससे ज्यादा वे बेफालतू के वेले ही लेटे हुए खेतों में जाके काम कुछ नहीं कर रहे। वो कहीं और काम करें तो बल्कि ज्यादा कमा लेंगे, ये कह रहे हैं। समझ गए? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो जस्ट रेफर इसके लिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चे आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है ना, और भी? क्या हुआ है? In China, due to topographic and climatic condition, area for cultivation is really small. तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एरिया चाइना में कम है, तो उन्होंने क्या करा, अपने लोग ही कम लगा रखे हैं, इस वजह से वहां से जीडीपी भी देख रहे हैं कि कम है। देख रहे हैं 7% सबसे कम है वहीं पे। सो ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया है, जो मतलब कि 100 में से सिर्फ 10 जो है वो एग्रीकल्चर का है। 90% जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है चाइना में, इस वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर में लोग ही नहीं लगा रखे, ये कह रहे हैं। ठीक है। So until 1980s, more than 80% of the people in China were dependent upon farming as a source of livelihood. तो 1980s तक, मतलब वही 78, जब से रिफॉर्म्स नहीं आए थे, ठीक है ना, उससे पहले ज्यादातर लोग कहाँ थे एंगेज्ड? एग्रीकल्चर में। फिर माओ आया था ना, याद है? उसने कहा अपने अपने बैकयार्ड्स में तो तुमने खोली है, साथ में लोगों को और प्रोफेशनल्स को भेजो कंट्री साइड काम सीखने के लिए। उसने इंडस्ट्री सेटअप की थी, रिफॉर्म्स वो लाया था, तो ये नाम कभी नहीं भूलना। ठीक है। उसके बाद बच्चा, देन द गवर्नमेंट इनकरेज पीपल टू लीव देयर फील्ड। सेम बात करी, हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट में आया। फिर 1980 2018-19 with 26% of its workforce engaged in agriculture, its contribution in GVA is 7%। देख रहे हैं? यही है ना, 26 का साथ, वही सेम बात कर रखी है। पाकिस्तान में 24 है क्या, सॉरी 24% आ रहा है। और कितने लोगों से आ रहे हैं? 41% से आ रहे हैं। इंडिया में 16% जीडीपी फ्रॉम 43% पीपल। यस, सेम जो स्टैटिस्टिक्स रिटन इन लाइंस। सो इन चाइना इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू जीवीए 41%। और एम्प्लॉय कितना किया उन्होंने? 28। और ऐसे इंडिया में 30% इज कमिंग फ्रॉम 25%, एंड 19% इज कमिंग फ्रॉम 24 इन पाकिस्तान, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर सर्विसेज। क्लियर है यहाँ तक? So thus China's growth rate is contributed by manufacturing and services sector, and India's growth rate by service sector more. Yes. So during this period, China has shown deceleration in all the three sectors. तो कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, अब हमने बात करी 2015 से 20 के अंदर, जो है पाकिस्तान ने बहुत गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है। फिर थोड़ा बहुत उठने शुरू हुआ था, फिर 22 के बाद से दोबारा से उसका काम खराब हुआ पड़ा है। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे याद करेंगे, पॉपुलेशन जो बटी हुई है एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री में, वो क्या थी? मैंने एक वर्ड बताया था, स्क्यूड। क्या है? स्क्यूड, मतलब झुकाव है। किसकी साइड है झुकाव? एग्रीकल्चर। वेरी। ठीक है। बट वो हमें चेंज करना पड़ेगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में हमारे लोग ज्यादा एम्प्लॉय हो और कंट्रीब्यूशन फॉर जीडीपी ज्यादा हो। ठीक है। चलू आगे। कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, इंडिया विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन performed moderately, but majority of its people are still dependent upon agriculture. देखा ना, 43% are still dependent. India has taken many initiatives to develop the infrastructure and improve standard of living. Yes. Performance of Pakistan, scholars are of the opinion कि उसकी इकोनॉमी जो है नीचे क्यों गिरी हुई है। मैंने आपको बताया, पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किसके पर है? रेमिटेंसेस फ्रॉम फॉरेन एड एंड फ्रॉम यूएई के, अरब के पीपल। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वही बात है हमने बात करी कि हार्वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा मौसम होगा, मॉनसून अगर अच्छा आएगा तो अच्छी हार्वेस्ट, अदरवाइज नहीं है। ये लास्ट 5 years बहुत ज्यादा चेंजेस इन्होंने कह रहे, फिर भी आ रहे हैं फॉर रिकवरी। इवन देन पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ओनली, इट्स नॉट डूइंग वेरी गुड।
Performance of China in the last 4 decades, it used to use the market system to create additional social economic opportunities and succeeded in raising the level of growth along with its elevation of poverty. तो कह रहे कुछ सालों से, पिछले 4 डिकेट्स मतलब 40 साल, ठीक है, 40 सालों से कह रहे पॉवर्टी इसने और कम की है, इसने ग्रोथ और बेटर की है, बट अब इस टाइम पे इतना ज्यादा वो ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब एक स्टेबल आ गया उसका, और ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। ओके, ये चीज भी अभी की है करंट। By retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate land, China has ensured social security in rural areas. तो उन्होंने जब क्या कहा, इकट्ठे मिलो और काम करो, तुम्हारा काम है रेंटल इनकम, सब कुछ तुम्हारा है, अपना ही है बढ़िया सा, बस तुम्हें टैक्स पे करना है। तो उसमें भी क्या होगा, 100% श्योरिटी आ गई, अच्छा काम चल रहा है। एग्रीकल्चर में भी लोग फेल नहीं हो रहे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। However, lack of political freedom and implications for human rights are still major concerns. चलो यहाँ से क्लियर होगी वो बात कि इंडिया में वो जो हमने बात करी थी लिबर्टी इंडिकेटर्स, लिबर्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, भारत में है। मतलब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप भी हमारा यहाँ पे है, और जो हमारी ह्यूमन राइट्स है वो भी भारत में ज्यादा है। तो कह रहे अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं एचडीआई में तो भारत उन सबसे ऊपर होता और रैंक में ऊपर होता, ठीक है। पर वो इंक्लूड नहीं करते, इस वजह से सिर्फ नंबर पे खेल रहे हैं, नंबर। अगर इनको हटा दो, राइट्स को हटा दो, जस्टिस को हटा दो, तो फिर हम इस वजह से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ओके बाय, क्लियर है बच्चों? Great. देखो एक बारी, लेट्स जस्ट ओवरव्यू, हैव एन ओवरव्यू, एक बारी नोट्स पे भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको पीपीटी भी दिखा दूंगी। देखेंगे जीडीपी के बारे में हमने ये बात करी थी कि हाईएस्ट किसकी है, चाइना की, सेकंड इंडिया, एंड देन पाकिस्तान। एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है, वो हमने वहां नहीं पढ़ा था, आ जाओ आ जाओ, यहां देखो, सिर्फ रीड किया था, अब स्टैटिस्टिक देख लो। ये कह रहे हैं एनुअल जीडीपी 1980 90 में, यस और नो। हमने कहा था 1988 के बाद खराब होने लगे था पाकिस्तान का, बट उससे पहले बेहतर था। हमने कहा था चाइना का डबल फिगर्स में था, देख रहे हैं डबल फिगर है, 10 समथिंग। फिर हमने कहा पाकिस्तान वाज आल्सो डूइंग फाइन बट इंडिया वाज लोएस्ट, दिख गया। बट अब 15-20 के अंदर भारत का ग्रोथ रेट सबसे बेहतर है, देख रहे हैं 7.3% ग्रोथ रेट। मतलब कितने से हम प्लस हो रहे हैं, 7.3। चाइना प्लस कितने से हो रहा है, सिर्फ 6.8, और पाकिस्तान तो और भी कम 5.3, तो इसका तो डिक्लाइन ही हो रहा है, देख रहे हैं ना। फिर सेक्टोरल शेयर भी हमने कर लिया, यस और नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कंपेयर टू योर जीडीपी या जीवीए, जीवीए पता है ना, वही होता है जीडीपी। फिर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने ट्रेंड्स इन आउटपुट, आउटपुट के हिसाब से दिखा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। एग्रीकल्चर में पहले 3.1%, 3.1 था बच्चे, फिर इंडस्ट्री 7.4 आउटपुट क्रिएट कर रही थी, और फिर 6.9 इंडिया में। अब 14-18 मतलब जो रिसेंट है, तो एग्रीकल्चर से स्टिल सेम आउटपुट है, इंडस्ट्री से थोड़ा कम है, लेकिन सर्विसेज से सबसे ज्यादा है। समझ आ रही है, सो तो नहीं रहे। चाइना का देखेंगे क्या हुआ है, टेबल जो भी तुम्हारे को कह रहा है ना, तुमने वो लिखना है बच्चे, ठीक है। और हम ऑलरेडी इंडिया को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना का जितना पढ़ा उससे ज्यादा विल नेवर बी आस्क्ड। परेशानी हो रही है, कोई शक्ल से दिख रही है मुझे थोड़ी भी कुछ। चाइना में एग्रीकल्चर में लोग कितने हैं, 5.9, इंडस्ट्री में 10.8 थे, और सर्विसेज में 13.5% आउटपुट था। द आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अब एग्रीकल्चर में कम हो गया इनका 3.1, इंडस्ट्रीज में भी कम हो गया, लेकिन और सर्विसेज में भी कम हो गया। हमने कहा ना इसका ग्रोथ रेट कम ही हो रहा है, बस भारत का बढ़ रहा है, देख रहे हैं कम हो रहा है। पाकिस्तान का भी देखो कम होना चाहिए, 4 था 1.7 हो गया, 7.7 था 4.8 हो गया, 6.8 था 5 हो गया, क्लियर है। और ये एचटीआई इंडिकेटर्स भी हमने पढ़ लिए सारे। और डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज हमने वो कर ली कंक्लूजन में, ठीक है बेटा। ये स्कॉलर्स ने ये कहा वो कहा, यू डोंट हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, इट्स जस्ट दैट तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल यू हैव टू लर्न इज फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैव गिवन यू टुडे। ओके बच्चे।
एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एक बार पीपीटी से भी नजर करा देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस इसी चैप्टर के बोर्ड की। ओके। क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड? प्लीज डोंट टॉक। मत बातें करो, मत करो, गुस्सा आएगा मेरे को फिर। लेट मी सी इसमें शायद पीपीटी भी है कि नहीं है, लास्ट पे है। सो ये वाली बातें हम 3-4 बार कर चुके हैं। सो जो आज का कराया है वो मैं एक बार नजर करा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि चाइना का तो लर्न हो चुका है ना बच्चे। पाकिस्तान में आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं। सो पहले तो बच्चे, पाकिस्तान का असली का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। 14 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ईस्ट इंडिया जो है मतलब बांग्लादेश 1947 में अलग हो गया था। ठीक है। उससे पहले ये इकट्ठे ही थे। फिर उसके बाद चाइना में एक तो स्लो ग्रोथ रेट है, मिलिट्री रूल है और इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान इज द मोस्ट 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। 1/3 ऑफ द पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे होंगे लोग। ठीक है। फिर सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहीं पे है। ठीक है, आफ्टर इंडोनेशिया। लैंग्वेज कौन सी इनकी? उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वही बात है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉलो किया इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने नेशनलाइज कर दिए थे कब? 1970s में। फिर उसके बाद 80s में दोबारा से डीनेशनलाइज कर दिया। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं इन लोगों को और रेमिटेंसेस मिलते हैं फ्रॉम अरब नेशंस। फिर कंपैरेटिव ओवरव्यू आ गया था। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है अभी इस टाइम पे? भारत की है। सेकंड पे चाइना की है। थर्ड पाकिस्तान की है। डेंसिटी के हिसाब से भी 150 बंदा चाइना का रह रहा है एक पर स्क्वायर मीटर। इंडिया का 3 गुना 450 और पाकिस्तान का 275, मतलब बीच का है। फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान का है। और जो फीमेल वाला जो हम कहते हैं उसका जो सेक्स रेशियो था उस केस में सबसे कम 925 अगेंस्ट 1000 इंडिया में है। और सबसे बेटर कहाँ पे है? चाइना में है। ठीक है, तो ये बातें आप लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? 60% के आसपास चाइना में है। एंड इंडिया में कम है 34। और हमसे बेटर किसकी है? पाकिस्तान की है 37%। फिर जीडीपी की भी बात करें, इंडिया का पहले कम था, अब बढ़ रहा है। चाइना का पहले डबल डिजिट में था, वो गिर गया है, पर फिर भी ग्रो हो रहे, ग्रोथ है पर वो कम है। पहले 10% से प्लस हो रहे थे, अब 6.8% से प्लस हो रहे हैं, बस ये कह रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान पहले हमसे बेहतर था, फिर अब गिर गया है। ठीक है। एनालिसिस वही बात है, चाइना वॉज हैविंग डबल डिजिट, पाकिस्तान ग्रोथ रेट वो 6.3, इंडिया का 5.7। फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक है। सो कैन आई स्किप दिस? आगे चलो। फिर ये एचटीआई, ये सेक्टोरल ग्रोथ की बात करी। एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लोग हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन कम है चाइना में जितना, जिस हिसाब से सेक्टर्स उस हिसाब से ही है। राइट? सो कैन यू राइट डाउन? सबसे ज्यादा हमारी ग्रोथ कहाँ से आ रही है जीडीपी में? कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सर्विस सेक्टर, सेकंड में इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज। तो ये सारी चीजें हमने वही बात कर ली, कंट्रीब्यूशन कैसे है। सो लास्ट 2 decades, 1 decade 100, so contribution of GDP has declined. Industrial sector in China has also maintained a double-digit rate. Service sector in China has also increased, but overall growth rate of China has fallen down. HDI के बारे में हमने बात कर ली थी।
ओवरऑल परफॉर्मेंस में करेंगे तो इंडिया मॉडरेटली हमेशा इंक्रीज हो रहा है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, हमारी सबसे ज्यादा जीडीपी किस में है, सर्विस सेक्टर से है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, पॉवर्टी लाइन भी से भी बेटर हुए, बट फिर भी बहुत सारे लोग अभी तक नीचे ही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान स्लो ग्रोथ रेट है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। वाई? बिकॉज ऑफ इनस्टेबल पॉलिटिकल पावर। सेकेंड इज मोर डिपेंडेंस अपॉन रेमिटेंसेस या फॉरेन एड। एंड लास्ट थर्ड इज हमारा वॉलेटाइल एग्रीकल्चर सेक्टर है उनका, हमारा नहीं। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, पहले से थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इनके बेटर हुए हैं, फिर भी अच्छे नहीं है। चाइना जो है उसमें पॉलिटिकल राइट्स वगैरह अभी भी अच्छे से नहीं है, उनका डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, सरकार ही सब कुछ ज्यादातर रूल करती है, हैंडल करती है। पर फिर भी उसके बहुत कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और इसने मार्केट मैकेनिज्म, मतलब वही बात है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को यूज करना शुरू किया है फॉर सोशल अपब्रिंगिंग, मतलब बेटरमेंट। ठीक है। एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड की वजह से, मतलब कम्यून सिस्टम की वजह से चाइना का जो है रूरल एरिया वो भी बेटर है, खराब नहीं है हमारी तरह यहाँ पे। एंड सोशल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे बेटर है। तो ये लास्ट में चार्ट है। सो ऐसे कर देती हूँ मैं ग्रुप में, लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस फोटो। ठीक है, ताकि डेट्स जो हैं, अब मेरी बात सुनेंगे, हर एक बच्चे ने एक पेपर पे डेट्स जो है वो अपने हाथों से इसकी लिखनी है। मैं स्टूडेंट ग्रुप में अभी विद इन ए सेकेंड ड्रॉप कर रही हूँ इसको। एंड चैप सिलेबस खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में नहीं आएंगे। एवरीबडी इज गोइंग टू कम फॉर द क्लास रेगुलरली। आर यू लिसनिंग गाइस? बिकॉज अब रिवीजन होगी, टेस्ट होंगे, तो कोई भी स्किप नहीं करेगा, और वो भी जो आपके चैप्टर्स रिमेनिंग है ना पहले बोल दूंगी। ठीक है, चलो, ऑल ऑफ यू विल हैव अ गुड डे। इन केस यू हैव डाउट्स जस्ट आस्क, अभी पूछ लो।